नमस्कार, मेरा नाम प्रांशु द्विवेदी है और आप देख रहे हैं आईएफएस पर टॉपर्स इंटरव्यू। फलोदी जिले का एक गांव है जहां धूल उड़ती है और खेजड़ी जगह जगह पर खड़ी रहती है और घर घर में लोग कहते हैं कि बिटिया को इतना पढ़ा लिखा के करना क्या है, घर का काम देखे यही ठीक है। उसी गांव में एक बाप था, नाम है जगदीश परिहार। उन्होंने ठान लिया कि मेरी बेटी पढ़ेगी। इस दौरान अंजू ने जिद करके 12वीं इंग्लिश मीडियम से किया। घर वाले चौंक गए कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम का ट्रांजिशन लगता है कठिन पड़ जाएगा। अंजू ने हार नहीं मानी। इंग्लिश कठिन थी लेकिन पढ़ाई में लगातार अंजू का अच्छा रिजल्ट रहा। पिता का आत्मविश्वास और बढ़ गया और लगा कि बिटिया को आगे भेजना चाहिए। घर की अकेली बेटी माँ बाप की चिंता वाजिब थी। मां ने बड़ा दिल किया और कहा, जा अंजू पढ़ ले, मैं घर संभाल लूंगी। वही पल था जब अंजू ने गांव की चौखट लांघ कर पहली बार बड़ी दुनिया की राह पकड़ी। अंजू पहुंचती है जोधपुर। बीएससी और एमएससी जूलॉजी डिपार्टमेंट से जेएनवीयू यूनिवर्सिटी से पूरी की। बीएससी में पहली बार सुना नेट नाम का कोई एग्जाम होता है। तब उसने सोचा कि यह बहुत बड़ा एग्जाम होगा, कौन निकालेगा ऐसे एग्जाम को। फिर मेरी क्लास में जब बैठी पहली बार जेएनवीयू के लेक्चर में, तब उसे पूरी जानकारी मिली कि ये आखिर क्या एग्जाम है और ये क्यों जरूरी है। दोस्तों ने कहा, फॉर्म भर दो, ट्राई कर लो। अंजू बिना तैयारी के सीएसआईआर का पेपर दे दिया। पेपर देखा तो चौंक गई। बोला, थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो शायद क्वालिफाई हो जाता। और कमाल देखिए भाई, पहली बार बिना तैयारी के पीएचडी एंट्रेंस वाली लिस्ट में नाम आ गया। यहीं से हिम्मत जागी कि अब जमकर तैयारी करनी है। ऑनलाइन से पढ़ाई से काम नहीं बना तो अंजू ने पापा से कहा कि एक बार पैसे दे दीजिए, मैं ऑफलाइन जाऊंगी, घर तभी लौटूंगी जब क्वालिफाई कर लो। फिर पहुंची जोधपुर ऑफलाइन क्लास में। दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया। पेपर देने गई तो वही डर, शायद इस बार भी नहीं होगा। आंसर की देखने तक का मन नहीं किया। सोचा टेंशन क्यों लेना। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 102 रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। अब कोई डर नहीं है, क्योंकि वो लड़की जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये पढ़ाई करके क्या होगा, घर में रोटियां ही बेलनी है, आज वही अंजू रिसर्च के रास्ते पर खड़ी है। ये दास्तान कहती है कि मां का हौसला, पापा की ठान और बेटी की जिद, अगर तीनों मिल जाएं तो गांव की मिट्टी से निकली लड़की देश के सबसे कठिन इम्तिहान में अपना नाम लिख सकती है। तो आइए स्वागत करते हैं अंजू का। हेलो अंजू, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो अंजू बताइए कि कैसा लग रहा है कि आप क्वालिफाई हैं। हालांकि आप हमेशा शिकायत करती रही हैं कि आप सेकंड या थर्ड ही आती रही, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन शिकायतों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि अब आपकी जेआरएफ क्वालिफाई हो चुकी है। जी सर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप मुझसे बता रही थी कि आप शुरू से पढ़ाई का शौक था आपको, जी सर। और क्या जर्नी रही है आपकी, पूरी जेआरएफ की यात्रा जो रही है उसको आप बताइए एक एक करके। तो फिर बच्चों को भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। तो मैं आपसे हर चीज़ तो निकलवा ही लूँगा। चलिए बताइए। सर 12th के बाद जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, तब एक टीचर से मैंने सुना था कि नेट जेआरएफ नाम की कोई चीज़ होती है। उस टाइम हम लोग फ्रेंड्स सोचते थे कि क्या होगा, ऐसे कोई एग्ज़ाम होगा, अपने बस की बात नहीं होगी, ऐसा कुछ टाइप का। फिर एमएससी की, एमएससी के साथ एक बार आपका लेक्चर सुना, तो उस टाइम पता चला कि हाँ एक्चुअली क्या है नेट, जेआरएफ क्या होता है। फिर लगा कि हाँ करनी चाहिए तैयारी। फिर फ्रेंड्स के साथ में फॉर्म लगा रहे थे तो मैंने भी भर दिया फॉर्म। अच्छा। फिर तैयारी देना, बिल्कुल कुछ पता नहीं था क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम कितना घंटे चलता है ये तक नहीं पता था। वहाँ जाके जब स्टार्ट हुआ तो उधर स्क्रीन पे मैं देख रही थी कि पार्ट ए में कितने करना है, पार्ट बी में कितने करना है, अच्छा, ये भी पहले नहीं, पता नहीं था। कुछ भी नहीं पता था। बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया और चलो। कब की बात है ये? ये 24 की, 23 को दिसंबर। 23 दिसंबर, ठीक है। ठीक है, 1.5 साल पहले। हाँ, उस टाइम जब दिया था तो पेपर देखे सब बाहर जब आए जो तैयारी वगैरह कर रहे थे, वो बोले बहुत हार्ड था पेपर, ऐसे पार्ट्स ही बहुत डिफ़िकल्ट था। और मैं ऐसे सोच रही थी कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, मुझे ईज़ी लगा, इतना हार्ड नहीं लगा। अच्छा।
तो कैसे फिर इजी लग रहा था? पढ़ी भी नहीं थी तो इजी कैसे लग रहा था मतलब? मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा। एक तो ये होता है कि आप जब तैयारी करके नहीं जाते तो आपका माइंड एकदम फ्री माइंड होते हो, हम्म, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको आ रहा है जितना हम्म, मस्त करो। हम्म, तो उस हिसाब से मैं बस कर रही थी, तो कुछ क्वेश्चन मुझे आ रहे थे और पार्ट सी मुझे ठीक लगा था। मुझे लगा मुझे ये तो आ रहा है, पार्ट बी और ए में तो मुझे लग रहा नहीं आ रहा, पर पार्ट सी मुझे ठीक लगा। तो वो करके आई, फिर रिजल्ट आया तो फिर पीएचडी में हो चुका था एडमिशन वाला। तो फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, थोड़ी तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है। अच्छा। तो फिर वहाँ से फिर तैयारी करने का मन कैसे बनाया? क्योंकि आप बता रही थी कि ऑनलाइन का आपका हिसाब किताब थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा था, आपको कम समझ में आता था ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन का मुझे ऐसा था कि ऑनलाइन मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन में मैं डिस्ट्रैक्ट होना, कभी 10 मिनट क्लास देखना फिर नहीं देखना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन ऑफलाइन जाए, और 1 साल अगर खुद तैयारी करेंगे ऑनलाइन तो फिर 1 साल लग जाएगा, फिर धीरे धीरे नोट्स बनेंगे। इससे अच्छा 6 महीने ऑफलाइन जाओ और निकालो और बस। तो तुम्हें ये कैसे भरोसा था कि ऑफलाइन 6 महीने में मैं निकाल लूंगी? पता नहीं, मुझे ऐसा था कि मैं निकाल लूंगी। हम्म। मतलब कि जब पीएचडी हुआ तो मुझे था कि मैं थोड़ा पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा, अच्छा, कॉन्फिडेंस तो पहली था। बार में पीएचडी भी हो गया था? हाँ, पहली जो बार। बिना तैयारी वाला था? बिना तैयारी जिसमें वाला। पार्ट ए भी देख रही थी, बी भी देख हाँ, रही थी? कुछ पता भी क्या वो नहीं था। तुक्का मारा था? क्या कैसे हुआ था वो? नहीं, तुक्का नहीं मारा था, सीरियसली सर, हाँ। जो आ रहा था मैं करती जाई। और जब बाहर आई तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे तो लगा था जेएनयू में इतना कितना पढ़ा देते हैं कि सब हो जाता है? मतलब ठीक ठीक दिमाग चल रहा था? हाँ, मतलब पढ़ाई शुरू से भी मैं मतलब ऐसे ठीक थी पढ़ाई में। हम्म। और मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो शायद उस वजह से कहीं ना कहीं वो हाँ। काम आ गया होगा। तो उस वजह अच्छा, यूट्यूब चैनल कभी नहीं देखा था क्या? से नहीं देखा था, यूट्यूब भी तो देखा था। वो बताओ ना, तो उसकी वजह से तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसका। वो एमएससी रहे हमारे बच्चे वहां पे कैमरे में, वो बच्चे हैं, उनको उनको भी बताना है। एमएससी के जस्ट बाद में मैंने सोचा कि चलो पहले यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ। तो यूट्यूब पे थोड़ा मैंने देखा, फिर एग्ज़ाम लेट हो गया था इस बार, फिर वो मार्च में चला गया था, तो फिर मैंने ऑफलाइन का सोच लिया। यूट्यूब पे भी अच्छा समझ आ रहा था मुझे, पर मुझे लगा मैं ऑफलाइन जाऊंगी तो मैं और बेटर मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, सारा सिलेबस अच्छे से कवर होगा, वहाँ पे पीवाईक्यू सब चीज़ें अवेलेबल होगी। तो वो होता है ना, आपको सब अवेलेबल होता है तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो आपकी मेहनत यूट्यूब पे थोड़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है ऑफलाइन पे आपको आधी मेहनत तो आपको टीचर्स करके दे देते हैं, फिर आपकी मेहनत आधी रहती है। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन ज़्यादा मतलब उसको प्रेफरेंस दी। आपको कैसे ऑफलाइन मतलब अलग, जैसे आप बता रही ना कि ऑफलाइन पर आधी मिनट टीचर्स कर देते हैं, तो आपको मतलब क्या समझ में आया, कैसे डिफरेंस क्या लगा आपको ऑफलाइन में? क्योंकि आप अगर यूट्यूब चैनल भी देख रही हैं, ऑनलाइन भी किसी को सुना होगा तैयारी करते, आपको जोधपुर आने के बाद मतलब क्या अलग ऐसा लगा कि जो उन लोगों से अलग मेरे पास कुछ है? ऑफलाइन का फ़ायदा आपको कैसे नज़र आया? सर, जैसे यूट्यूब पे क्लास देखते हैं अपन तो ज़्यादा ध्यान या तो कमेंट पे चला जाता है, हाँ, या कुछ अपन देखते देखते कुछ मैसेज आ गए तो उधर चले जाएंगे। हाँ। तो उन सब चीज़ों से मुझे लग रहा था कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छा। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, बीच में वो चले जाते हो, कहीं व्हाट्सएप पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, तो टाइम तो वहाँ चला जाता। तो मैं चाह रही थी कि कम से कम टाइम दूँ मैं इसको, और 6 महीने में ही हो सके तो निकाल दूँ। और फिर मैं यहाँ आई तो फिर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। शुरू शुरू में तो हर यूनिट जैसी स्टार्ट होती थी लगता था ये बहुत हार्ड है, नहीं होगा मेरे से। लेकिन फिर रिवीजन करा, फिर पीवाईक्यू किए, तो फिर लगा नहीं, हर यूनिट फिर इजी लगने लगी। और लास्ट तक एग्ज़ाम देने गई थी तब यूँ लगा था कि हाँ नहीं, यूनिट तो सारी अच्छी है, जो पढ़ लेते थे फिर वो अच्छी लगती थी। तो उस तरह से। चलो, तो पढ़ते पढ़ते यहाँ पे तुम्हें लगा कि इजी है, किया जा सकता है, पहले शुरू शुरू में थोड़ा टफ लग रहा था। हाँ, अंजू, ये बताइए कि आपने जब तैयारी करी तो सबसे ज़्यादा आपके सामने चैलेंज क्या आया? सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली बात कि यार ये कैसे करूँ मैं? सबसे ज़्यादा चैलेंज, चाहे वो पढ़ाई में किसी यूनिट को लेकर के हो, चाहे वो पर्सनल कोई चैलेंज हो जिसको आप बताना चाहें, या कोई फाइनेंशियल चैलेंज हो जिसको आप जो शेयर करना चाहते हैं, बच्चों के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं और उस चैलेंज को कैसे हैंडल करना है, वो आप बताइए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हम्म, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें आपको समझ आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट की डेप्थ क्या है। मुझे तो फिर पता है, वो उनको बताओ, उनको वहाँ पे कैमरे में। हाँ। तो कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाना है सबसे पहले, फिर हाँ। आपको पीवाईक्यू को ऐसे नहीं लेके बैठना है कि बस सबको एक एक क्वेश्चन को रटने बैठ जाओ।
आपको है। उसको समझना है कि पिछले साल में क्या पूछा गया है, उससे पिछले साल में क्या पूछा गया है, और फिर अपन उस टॉपिक में से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने माइंड को यूज़ करके फिर अपन को दिमाग लगाना है कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, अब अपन को उस क्वेश्चन वो और डाल सकते हैं अगली बार। तो उस तरह से आई थिंक तैयारी करेंगे तो इजी हो जाता है। ऐसे नहीं कि बस लेके बैठ जाओ पीवाईक्यू एक एक को रटने लग जाओ, क्योंकि वो वापस तो देगा नहीं। हम्म, तो अपन को बस उसको एनालाइज करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर अपन को वापस टॉपिक को पढ़ना है, फिर उसमें से देखना है कि जो हमने समझा है क्या वही क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर अपन को और मेहनत की ज़रूरत है। उस तरह से आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा क्रैक। ओके। तो ठीक है अंशु, तो आपने बताया कि कैसे एनालिसिस करनी है पीवाईक्यू की। चैलेंजेस मैंने पूछा था कि सबसे ज़्यादा मुश्किल बात क्या आती है। कि जैसे आपने तो बताया कि आप पीवाईक्यू करिए और उसके कॉन्सेप्ट समझिए। चैलेंज कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पर हो रही थी? मुझे लगता है पढ़ने के साथ साथ जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, उस टाइम की आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा उसको आपको हैंडल करना कि आपको बहुत उस अनस्टेबल होता है। हाँ, उस टाइम क्योंकि आप पढ़ते तो सब हैं, सब हम्म, लोग पढ़ के जाएँगे, लेकिन हम्म, आपको उस टाइम उन 3 घंटों में आपको मैनेज करना और खुद को हर टाइम हर क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो आपको कहना ये ज़रूरी है, ये नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन अपने लिए होगा। तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें अपन के माइंड में अपन को पहले से ही प्रिपेयर होके जाना पड़ता है कि और हाँ, और उस अंजू, टाइम 7-8 क्वेश्चन अपने वाले ना मिले तो अगला वाला होगा, फिर अगला वाला होगा और 7-8 ना आए तो? हाँ, ऐसे में खुद को मतलब स्टेबल रखना कि अपन को पता है कि सारे क्वेश्चन तो अपन को करने नहीं है, कुछ हुँ, क्वेश्चन ही अपन को करने हुँ, हैं। तो उस टाइम ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो आएगा, हुँ, लेकिन उसके लिए कुछ वर्ड्स अपने माइंड में जैसे जैसे मेरे को नहीं आ रहा होता तो मैं सोचती थी कि शायद ये मेरे लिए क्वेश्चन बनाया नहीं होगा, हुँ, अगला क्वेश्चन मेरे लिए बनाया होगा। हुँ। तो उस तरह से मैं जंप कर जाती थी क्वेश्चन में, तो शायद ये चीज़ उस टाइम का माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ तो सबके जाएँगे बट वहाँ पे जो आप अपना माइंड अप्लाई करते हो हुँ। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको अंजू कौन-सी यूनिट डिफ़िकल्ट लगती थी? किस यूनिट में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई आपको पढ़ने में? ऐसे तो मुझे जब स्टार्ट होती थी यूनिट, हुँ, सबसे पहले तो मुझे 1-2 दिन तो यूनिट लगता था ये यूनिट ईज़ी है। हुँ। फिर जब जब पढ़ाना उसका शुरू बेसिक करते थे चल रहा होता था तब लगता था कि ये बेसिक में तो लगता हाँ, ये तो आता है। अ, लेकिन फिर जब पढ़ने और क्लास से होती थी फिर लगता था अरे! ये तो सबसे मुश्किल यूनिट है। लेकिन फिर जब पूरी यूनिट कंप्लीट होती थी, फिर थोड़ा रिवीजन होता था, तो फिर यूनिट ईज़ी लगने लगता। सारी यूनिट के साथ मेरा यही था, शुरू में मुझे 2 दिन ईज़ी, फिर हार्ड, फिर लास्ट तक हो जाती फिर थी। ठीक हो जाता था। तो हुँ। सारी यूनिट के साथ यही था? तो हाँ, सारी कोई एक यूनिट ऐसी नहीं थी कि जिसको अच्छा आप बताइए कितनी यूनिट आपने टोटल करी थी? मैंने टोटल 11 यूनिट की थी। 11 यूनिट करी थी? हाँ, अच्छा, तो क्या कंप्लीट 11 यूनिट करी थी या फिर नहीं, कुछ-कुछ? कुछ-कुछ पार्ट किया था, जैसे 6 टू 7 यूनिट तो मैंने टारगेट की थी, कि अच्छा, उसको मैं पूरा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है उसमें से तो। तो 6 से 7 यूनिट में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा था। मैं कहता हूँ हमेशा की अच्छी रैंक लानी है, 9 यूनिट ढंग से कर लो और फिर उसके बाद कुछ यूनिट करो, उसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन करो। लेकिन देखो इसने 6 से 7 यूनिट पढ़ी थी कंप्लीटली और फिर उसके बाद फिर उसके बाद कुछ टॉपिक मुझे अच्छे लगते थे। तो औ अलग-अलग यूनिट के, हाँ, तो उनको टारगेट किया था। और उसके अलावा पीवाईक्यू देखा और हुँ, उसमें से लग रहा है ये टॉपिक छोड़ दिया तो हो सकता है यहाँ से तो क्वेश्चन आना के चांस बहुत ज़्यादा है, तो वो तो टॉपिक करना ही था, तो अच्छा। वो किए। तो अलग-अलग यूनिट को उनके पीवाईक्यू के आधार पे किया हाँ, कि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस अपनी बता रहे हैं, इसका मतलब उनको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, मैं पीवाई भले ही पूरी यूनिट छोड़ दूँ, लेकिन हुँ, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मुझे ये थोड़ा टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। ओके। तो आपने क्लासेस तो आप सारी करती थी, राइट? हाँ, क्लासेस क्लास सारी करती थी, लेकिन आपने इसके अकॉर्डिंग अपने आप को तो आपको रिवीजन में क्या प्रॉब्लम आती थी? जैसे आप रिवीजन करती थी, तो सबसे ज़्यादा समस्या रिवीजन करते वक़्त क्या रहती थी? जब स जैसे ज़्यादातर बच्चे की समस्या ये रहती है कि रिवीजन करते हैं, बहुत वक़्त लगता है। हुँ, बैठे रह जाते हैं, हमेशा मैं अक्सर क्लास में कहता था, हाँ, क्या कहता था कि बैठे रह जाते हो और 1-1 घंटे बीत हर जाते एक हैं। ये जब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो ये हुँ, प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले अपन सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, और हुँ, जब पढ़ने बैठते हैं तो 10 दिन 4 दिन ऐसे लगता है, ऐसे जाते ही और यूनिट कंप्लीट नहीं होती है। हुँ, हुँ, तो पहली बार रिवीजन में तो टाइम लगता है, हुँ, लेकिन जब आप वापस रिवीजन करते हैं फिर टाइम कम होता जाता है, हुँ। और धीरे धीरे जब आप जितने रिवीजन बढ़ते जाते हैं आपका जो टाइम होता है हर यूनिट के लिए वो अपने आप कम होता जाता है। तो अंजू, आपको क्या लगता है कि आपकी जैसे 102 रैंक आई है, 102 है? यस सर। 102 है, अच्छा।
तो उस मतलब 102 रैंक जो आई उसमें आपको उस समय विश्वास नहीं था। आपको क्या लगता है कि अगर आपको दोबारा, अभी तो आपको जेआरएफ मिलेगी, फेलोशिप तो मिल जाएगी, दोबारा मौका मिलता, हम्म, है ना, ऐसा रहता कि या आप वापस पास्ट में जा सकती, हम्म। तो आप क्या करती? क्या ऐसा आपने छोड़ दिया जो आपको लगता है कि यार ये मैं कर लेती तो फिर मज़ा आ जाता, तो फिर मेरी रैंक सुधर जाती या फिर और अच्छा होता, तो क्या ऐसा करती आप? मुझे लगता है कि थोड़ा अगर मैं स्ट्रेस कम लेती उस टाइम, शांत रहती, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को करती, तो और ज़्यादा अच्छे रैंक आ जाती वहाँ तो पे। तो देवियों सज्जनों, अंजू दिखाई देने में अभी बहुत शांत लग रही है, लेकिन क्वेश्चन पूछते वक्त मैंने इसको देखा, ये बहुत अनस्टेबल रहती थी। हाँ, तो फिर बताओ अंजू। हाँ, हाँ, फिर? मेन तो वही कि सर जब आप क्वेश्चन करते टाइम अगर शांत हो तो हुँ, आपको आता तो है, ये तो मतलब यहाँ ऑफलाइन पढ़ के आप कह नहीं सकते कि आपको आ नहीं रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हुँ, क्वेश्चन तो वहीं से आना है। हुँ, लेकिन बस आपको शांति से उस क्वेश्चन को पढ़ के उसको सॉल्व करना और उसका आंसर तक पहुँचना, हुँ, वो होता है। अगर आप टेंशन फ्री हो, अगर मैं वहाँ पे, मुझे लगता है अगर मैं टेंशन फ्री होती, थोड़ा सा अगर मैं शांति से काम करती तो हुँ, और अच्छे से कर लेती। अच्छा। तो मतलब कई सारे सवाल शायद और मिल जाते, है हाँ। ना? ओके, ठीक है अंजू, तो ये सारी बातें आपने बताई। अब मुझे ये बताइए कि अ, जिस समय आप कह रही थी कि घर से पिताजी से आप तैयारी जब करने आई थी तो कहा था कि एक बार पैसे दे दो, अब क्वालीफाई हाँ। करके आऊँगी। तो वो वाली क्या कहानी थी? क्या अच्छा, घर में क्या क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है या घर में सब कुछ ठीक-ठाक है? ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं? नहीं, फाइनेंशियली तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले तो ऑफ़लाइन के लिए रेडी नहीं हुए थे पापा। अच्छा। फिर मैंने ज़िद की, मैंने कहा आप एक बार पैसे दे दो, फिर मैं इसी बार निकाल के ही आऊँगी। हुँ, तो फिर वहाँ से पापा ने बोला चलो ठीक है। हुँ, उसके बाद जब पढ़ती थी तो पापा की बात जो बोल के आई थी याद रहती थी कि अगर नहीं निकला तो पापा को क्या जवाब दूँगी। तो उस चक्कर में वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि हाँ, इसी बार निकालना है, और इसी वो डेडलाइन आप सेट कर देते हो ना आपके लिए कि हुँ, बस इसी बार करना है, तो फिर आपको अपने आप एनर्जी मिल जाती है कि हुँ। हाँ, बस करना ही है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अंजू उन खुशकिस्मतों में एक है जिसने वादा किया और वो वादा पूरा हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शायद वादा करें, मेहनत करें, लेकिन कुछ 3 घंटों में बिगड़ जाए, तो उनको भी निराश होने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। घर वाले हमेशा घर वाले रहते हैं। वो हमेशा आपको प्यार करते हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपसे चीज़ें बिगड़ भी गई हैं, तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अंजू, अगर मान लीजिए कि आप सीएसआईआर नेट नहीं करती, तो क्या कर रही होती? अभी अगर नहीं कर रही होती तो मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती। तो आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा सही रहता है या ये सही रहता है? अब आप क्या करेंगी? अब तो आगे रिसर्च में ही जाना है, टीचिंग में, तो ये सब करना ओके, ठीक है अंजू। तो अब आप मुझे बच्चों को ये भी जानना होता है कि सबसे यूनिट आपको क्या लगती है कि कौन सी यूनिट ने आपको सबसे ज़्यादा मदद करी है? हेल्प किस यूनिट ने सबसे ज़्यादा करी है कि इसको मैंने पढ़ लिया, इसकी वजह से मेरे इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि जिसको अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे आसान लगने लगा सीएसआईआर नेट। तो ऐसी कोई यूनिट है, आपको ऐसा लगता है कि कोई यूनिट है या सब यूनिट आपको एक जैसी लगती है क्या? है। शुरुआत में जब तैयारी कर रहे थे हुँ, तो ऐसा लग रहा था कि बायोकेमिस्ट्री अपने बस की बात नहीं है, होगी नहीं। हुँ, और उसमें से जब पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर पता चला कि इसमें से तो बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है वो कनेक्टेड है, हुँ, इससे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिंक हो रही है, फिर समझ आने लगी, और उस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको सारी यूनिट कनेक्ट और इजी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बायोकेमिस्ट्री को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो वो इजी लगने लग जाएगी, और वो बहुत हेल्प करेगी। और उस मुझे लग रहा है कि उसमें पार्ट सी में भी जो बायोकेम के जो मैंने टॉपिक पढ़े थे अच्छे से, तो उनमें से भी मुझे बेनिफिट मिला। हुँ, और सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हुँ, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मुझे लगता था कि थोड़ा सा मेरे लिए टफ पड़ेगा, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगा। क्यों हो जाते हैं? कौन पढ़ाता है आपको? सांजू ठीक सर। है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
ऐसा लगता है कि टफ है, लेकिन हाँ क्वेश्चन करने में कंपैरेटिवली इजी इजी है पड़ता है, बाकी के क्योंकि कंपेरेटिव। वो इन्फॉर्मेटिव और साफ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाती है। तो अगर हाँ उसको कोई ढंग से पढ़ लेगा तो हो आराम से बन जाएगा। जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा याद रखना इतना नहीं है। अगर हम्म, आपको समझ आ गया और थोड़ी सी चीज़ें आपने उसको कैप्चर कर ली, तो हम्म, उसके क्वेश्चन आप एज ए रीजनिंग की तरह लगते हैं। तो हम्म, कुछ कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से हो जाते हैं। वाह सही बात है। तो आपने एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन टारगेट किए थे ज़्यादा, या फिर कैसे थ्योरेटिकल टाइप के, स्टेटमेंट वाइज टाइप? मैंने दोनों ही टारगेट किए थे, 50-50 जैसे। अच्छा। हर क्वेश्चन मैं एक्सपेरिमेंटल पे भी नहीं जा रही थी और हर क्वेश्चन थ्योरी जो वाला पोर्शन था उस पे भी नहीं जा रही थी। तो आपको भी लचीला अप्रोच अपनाना है कि जहाँ पर लगे आपको ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हम्म, उन्हीं क्वेश्चन को हाथ लगाइए, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो चाहे थ्योरेटिकल। हम्म। चुनाव कैसे किया आपने, सिलेक्शन कैसे किया क्वेश्चन का? क्वेश्चन का जैसे शुरू में एक बार तो पेपर पूरा देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। पूरा पूरा स्क्रॉल किया? हाँ पूरा पहले स्क्रॉल। क्वेश्चन से करने नहीं बैठ गई? नहीं, अच्छा, गुड, वेरी गुड। फिर स्क्रॉल करके फिर जो मैंने, बताया था मतलब वही किया? हाँ अच्छा। वो वीडियो देख के ही गई थी मैं। अच्छा, गुड गुड गुड। तो फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन आते गए तो हाँ। कुछ क्वेश्चन तो लगा, पहले देख के लगता है हाँ ये आ रहा है, लेकिन जब हम्म, आप करने बैठते हो तो फिर कंफ्यूज थोड़ा बहुत हो जाते हो तो नहीं आ रहा होता है। हम्म। लेकिन फिर आपको, जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो फिर आप उसको टिक कर दो। ऐसे ऐसे करते क्वेश्चन करते गए और हो गया। ओके अंजू, तो और बच्चों को क्या बताना चाहती हैं, बच्चों को जो आप मैसेज देना चाहती हैं अपनी तरफ से, वो आप हमारे बच्चों को दे सकती हैं, प्यारे बच्चों को, वो रहे वहाँ पे बैठे हैं, उनको बताइए। बहुत सारे माँ बाप हैं जो इस इंटरव्यू को भी देखेंगे या उनके बच्चे उनको दिखाएंगे, क्योंकि अंजू के पिताजी ने यह ठाना था कि अपनी बिटिया को पढ़ाना है। अंजू ने ठाना था कि मेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। अंजू के पिताजी तब मान गए जब इसने रिजल्ट ला करके दिखाया। कई बार ऐसा होता है कि आप जिद करते रहो कि मेरे को ये करना है, ये करना है। अगर आप कुछ करके नहीं दिखाओगे तो आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर भरोसा थोड़ा सा कम होता है। जब इसने दिखाया तो मान गए। अंजू जब जोधपुर आई, क्योंकि अब तक कंसिस्टेंटली इसने मेहनत करके थोड़ा बहुत साबित करती रही थी, इसलिए इसके पिताजी इसको पैसे देने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत तो थी, उसके बावजूद तैयार हो गए और इसने अपना वादा पूरा किया। तो अंजू, आप ऐसे तमाम सारे मेहनतकश बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में, बहुत सारी लड़कियां जो शायद इस बात को पिताजी से नहीं कह पा रही हैं कि उन्हें भी जाना है, तैयारी करनी है, या जो नहीं आ सकते वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम सारे मेहनत कर रहे बच्चों से आप क्या कहना चाहते हो? वो मैसेज आप बच्चों तक पहुंचाइए। आप भले ही कहीं से भी मेहनत कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं ये निकाल सकता हूँ या फिर मैं ये कर सकती हूँ। वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप खुद पे सेल्फ बिलीव कीजिए कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगी, मेरे लिए ये इतना हार्ड नहीं है। क्योंकि अपन जिन चीज़ों को जितना हार्ड बना देते हैं वो फिर हार्ड हो जाती है। अपन ईज़ी चलेंगे कि हाँ हो जाएगा, तैयारी कंटिन्यू रख रहे हैं, पीवाईक्यू को वो एनालिसिस करते जा रहे हैं, और थोड़ा-सा ऐसे नहीं है कि सुनी-सुनाई बातों पे भी भरोसा करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में नहीं रखते हुए बस अपनी पढ़ाई करते जाना है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते जाएँ और कंटिन्यू पढ़ते जाएँ और अपने आप पर लगातार भरोसा करते जाएँ, तो हर चीज़ आई थिंक आसान हो जाती है और हो जाता है। ठीक है, तो अंजू कहती हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखना है और एकदम निराश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है। तो माता जी का हौसला कि जो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा पढ़ो, और पिताजी की डिटर्मिनेशन कि मुझे अपनी बिटिया को पढ़ाना है, और बेटी की जिद कि पिताजी मुझे पढ़ना है, आप मुझे पढ़ाओ। ये जब तीनों एक हो जाती हैं तो फिर सफलता का पर्याय अंजू जैसा बनता है। ऐसे मेहनत कर रहे तमाम सारे बच्चे जो अलग अलग जगह, अलग अलग गांव के कोने में कहीं बैठे हैं, कोई छत पर बैठा देख रहा होगा इंटरव्यू, तो कोई अपने कमरे में बैठा देख रहा होगा, कोई अभी यात्रा कर रहा है, बस पर बैठा ट्रैवल कर रहा, वो सुन रहा होगा। तो ऐसे तमाम मेहनतकश बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी खूब मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए और मेहनत करके साबित करिए अपने माँ बाप को कि आप कुछ कर सकते हैं। वो हमेशा आप पर दांव लगाने के लिए तैयार रहेंगे। अंजू, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हमारे सर। साथ
यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, और आप सफल होइए, और पीएचडी के लिए जहाँ भी आपको जो अच्छा इंस्टीट्यूट लगे आप एनरोल करिए। अभी अभी रिजल्ट निकला है तो आप एंजॉय भी करिए। थैंक यू सो मच अंजू। थैंक यू सो मच सर।